हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे भौतिक विज्ञान चैप्टर फर्स्ट वैद्युत आवेश व क्षेत्र के अंतर्गत वैद्युत बल या कूलाम बल के बारे में। पहले वीडियो में हम लोगों ने वैद्युत आवेश व उसके प्रकार के बारे में डिस्कस किया था। तो हमने वैद्युत आवेश के बारे में बताया था। वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। यदि किसी वस्तु पर या पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं तो वस्तु या पदार्थ जो होगा वो धनावेशित हो जाएगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो पदार्थ जो होगा ऋणावेशित हो जाएगा। अब मान लिया ये दो चालक ए और बी हैं, इन पर विपरीत आवेश है। ठीक है, तो विपरीत का मतलब धनावेशित है या ऋणावेशित है। तो क्या होगा, ये विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी ओर आकर्षित करेंगे। कह सकते हैं विपरीत आवेश में क्या लगता है, आकर्षण लगता है, क्योंकि एक के पास कमी है धनावेश होने का, एक के पास अधिकता है जिससे उस पर क्या है, ऋणावेश है। धनावेश और ऋणावेश में क्या लगेगा, आकर्षण लगेगा। अब यदि हम चालक ए जो कि धनावेशित है, दूसरा चालक है वो भी धनावेशित है, दूसरा चालक सी वो भी धनावेशित है, उन दोनों को पास में लाया जाए तो ये क्या हो गए, समान आवेश हो गए। ठीक है, तो समान आवेश में क्या लगेगा, धन और धन में क्या लगेगा, यहाँ पर प्रतिकर्षण लगेगा, प्रतिकर्षण। इसी प्रकार से यदि हम एक ये हमारे पास चालक बी था जिस पर क्या था, ऋण आवेश था। एक चालक और हमने डी ले लिया जिसके ऊपर भी क्या है, ऋण आवेश है। तो ये भी क्या होगा, जिस प्रकार से दोनों धनावेशित थे तो समान आवेश था, तो समान आवेश कण के बीच प्रतिकर्षण लग रहा है। उसी प्रकार से ये भी क्या है, दोनों ऋणावेशित हैं तो समान आवेश है, तो यहाँ पर भी क्या कार्य करेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि यदि समान आवेश है तो समान आवेश में क्या लगता है, धन धन और ऋण ऋण, इनमें क्या लगता है, प्रतिकर्षण लगता है। मीन्स कह सकते हैं धनावेश व धनावेश, ऋणावेश व ऋणावेश, तो इस दोनों लाइक चार्जेस हो गए। लाइक चार्ज में समान आवेश, तो ये क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा इनके लिए, रिपल्सन फोर्स, प्रतिकर्षण बल। इसी प्रकार से धनावेश के पास में ऋणावेश ले गए, धनावेश के पास ऋणावेश ले गए, या ऋणावेश के पास में हम धनावेश ले गए, तो ये क्या हो गए, अनलाइक चार्ज, मीन्स विपरीत प्रकार के आवेश हो गए। तो विपरीत प्रकार के जब आवेश होंगे तो उनके बीच क्या लगेगा, आकर्षण बल। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा कि जो आवेशित कण होते हैं, धनावेशित या ऋणावेशित, इनके बीच एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। तो कूलाम ने इन आवेशों के बीच, जो कि एक निश्चित दूरी पर आवेश स्थित हैं, तो इन स्थिर वैद्युत आवेशों को जब एक निश्चित बिंदुओं के बीच रखा जाता है, निश्चित दूरी पर रखा जाता है, तो इनके बीच जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो लग रहा है, तो इस आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का मान कितना होगा, इस आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मैग्नीट्यूड या परिमाण कितना होगा, इसकी गणना के लिए एक नियम बनाया जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। तो हम लोग मुख्य रूप से जो आज स्टडी करने वाले हैं, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम बताता है कि यदि कोई भी दो आवेश हैं, चाहे वो समान प्रकार के आवेश हों या विपरीत प्रकार के आवेश हों, अगर वो निश्चित दूरी पर स्थित हैं तो उनके बीच जो आकर्षण प्रतिकर्षण बल, जैसे हम वैद्युत बल भी कहते हैं, तो वैद्युत बल का परिमाण कितना होगा, इसके गणना जो है हम कूलाम के नियम की सहायता से कर सकते हैं। तो हम लोग स्टूडेंट देखते हैं कूलाम का नियम। तो स्टूडेंट्स हम लोग स्टडी करेंगे कूलाम का नियम। ये नियम हमें आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल के परिमाण को बताता है। तो देखते हैं यहाँ पर दो स्थिर बिंदु आवेश हैं Q1 व Q2। इनकी प्रकृति जो है
ये दोनों समान प्रकार के आवेश भी हो सकते हैं। अगर ये समान प्रकार के आवेश दोनों ही प्लस होंगे या दोनों ही माइनस होंगे तो इनके बीच प्रतिकर्षण लगेगा। लेकिन यदि Q1 प्लस होगा Q2 माइनस होगा तो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा। तो इस आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान कितना होगा ये हम कूलाम नियम की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो मान लिया ये दो आवेश हैं, एक Q1 बिंदु A पर Q1 आवेश रखा है और बिंदु B पर Q2 आवेश रखा है। इनके बीच की जो दूरी है वो स्मॉल है, स्मॉल r है। तो कूलाम ने बताया कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण जो वैद्युत बल है इसका मान F जो होगा वो निर्भर करेगा इन A और B बिंदुओं पर जो आवेश रखे हुए हैं, आवेशों का परिमाण कितना है। यदि इन आवेशों के मान को बढ़ाया जाएगा, मान लें Q1 पर +10 है और ये -10 है, अगर इन आवेशों के मान 10 के बजाय हम 15 कर दें, +15 कर दें या -15 कर दें, तो जितना ज़्यादा आवेश होगा उतना ही आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा। तो इस प्रयोग के द्वारा कूलाम ने बताया कि जो लगने वाला वैद्युत बल या आकर्षण प्रतिकर्षण बल है वो दोनों आवेशों की मात्राओं, मतलब मान कितना है दोनों आवेशों का, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होगा। जैसे जैसे आवेश के मान बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आवेशों के मान बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनके बीच लगने वाला जो वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है उसका मान भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यदि इनके मान हम घटाते जाएंगे, कम करते जाएंगे, आवेश को मान कम करेंगे तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल भी कम होता जाएगा। फिर इन्होंने देखा कि यदि हम आवेशों के बीच की दूरी को बढ़ा दें, मान लिया एक आवेश भी उसी स्थान पर रखा हुआ है लेकिन ए को थोड़ा सा और दूर बढ़ा दें, तो देखा गया जैसे जैसे दूरी बढ़ी तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल बहुत तेजी से घट गया, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल बहुत तेजी से घट गया। लेकिन दूरी को अगर आधा कर दिया गया तो आकर्षण बल देखा गया कि एक तरफ से 4 गुना हो गया। तो ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। तो बताया गया कि जो वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मीन्स दूरी बढ़ेगी, अगर हम दूरी को दुगना करेंगे तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल 1/4 हो जाएगा, अगर हम दूरी को आधा करेंगे तो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल 4 गुना हो जाता है। तो इस प्रयोग के आधार पर बताया कि जो वैद्युत बल है ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको जब एक साथ लिखेंगे तो आ जाएगा F समानुपाती Q1 Q2 अपान R²। F समानुपाती Q1 Q2 अपान R²। इसके आधार पर हम कूलाम के नियम की परिभाषा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेश, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों आवेश यहाँ अपने स्थान पर स्थिर हैं, तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण वैद्युत बल क्या होगा, दोनों स्थिर बिंदु आवेशों की क्या होगी, इनकी मात्रा। हमने बताया था अगर मात्रा बढ़ेगी, इनका मान बढ़ेगा आवेशों का तो बल बढ़ जाएगा। दोनों स्थिर बिंदु आवेशों की मात्राओं के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब चूंकि वैद्युत बल या बल एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा क्या होगी, तो इसकी दिशा जो होगी Q1, मान लिया ये दोनों विपरीत प्रकार के आवेश हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो इसकी जो दिशा होगी वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी, एक दूसरे को आकर्षित होंगे। अगर वो समान प्रकार के आवेश होंगे तो ये एक दूसरे को इस प्रकार से प्रतिकर्षित भी कर सकते हैं, बाहर की ओर लगेंगे बल।
तो देखा गया कि जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की जो दिशा होती है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी तथा बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो ये हो गई कूलाम की निम्न परिभाषा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण वैद्युत बल है वो दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरह से इसको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग इसका फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। अगर हम समानुपाती को हटाएंगे तो देखिए क्या आएगा। यदि समानुपाती को हटाया जाता है तो F इक्वल टू आता है K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, वेयर K इक्वल टू हो जाएगा नियतांक होगा और इसका जो मान होता है K का मान होता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। क्या मान होता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। क्या लिखते हैं एप्सिलॉन 0 और इसको लिखा जाता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यहाँ पर एप्सिलॉन 0 क्या होता है? एप्सिलॉन 0 होता है निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्वात की वैद्युतशीलता। इसका मान निश्चित होता है। अभी हम इसका मान और मात्रा को सूत्र अध्ययन करेंगे। तो पहले के की वैल्यू रख लेते हैं फार्मूले में। तो न्यूमेरिकल लगाने के लिए जो हमें फार्मूला मिलने वाला है वो हो जाएगा F इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इस फार्मूले के द्वारा हम दो बिंदु आवेशों स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की गणना कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 नियतांक आया है, एप्सिलॉन 0 इसकी भी वैल्यू फिक्स होती है क्योंकि 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 जो है इसकी वैल्यू जो होती है ये 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होती है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बन जाएगा F इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो अगर डेरिवेशन आता है तो डेरिवेशन यहाँ तक भी लिख सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल जब लगाएंगे तो हम इस मामले का मुख्य रूप से प्रयोग करेंगे। F इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ पर इस फार्मूले का प्रयोग जब कर सकते हैं जब हमें पता हो कि जो Q1 Q2 जो आवेश हैं इनके बीच वायु या निर्वात स्थित है। यदि दो जो स्थिर आवेश स्थित हैं इनके बीच कोई माध्यम हो, कोई कुचालक माध्यम, जैसे इनके बीच कागज है, लकड़ी है, मोम है, कोई कुचालक माध्यम स्थित होगा तो वहाँ पर वैद्युत बल का जो मान होगा वो परिवर्तित हो जाएगा। तो हम आगे अध्ययन करेंगे कि यदि कोई इनके दोनों आवेश किसी माध्यम में स्थित हों तो उनके बीच आकर्षण प्रतिकर्षण बल की गणना हम कैसे कर सकते हैं और उसके लिए वैद्युत बल का फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट, फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हम बता रहे थे कि यदि निर्वात में दो आवेश स्थित हों या वायु में स्थित दो आवेश हों तो उनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल का व्यंजक था 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होगा। अब देखेंगे यदि जो दो आवेश माध्यम में स्थित हैं, ये जो माध्यम है ये वैक्यूम या निर्वात या वायु ना होकर कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो। परावैद्युत पदार्थ, अब हम समझते हैं पहले परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं।
परावैद्युत पदार्थ मतलब होता है ऐसे पदार्थ जिनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक से बद्ध होते हैं, मीन्स कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, नाभिक होगा और न्यूक्लियस के चारों ओर या नाभिक के चारों ओर बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो केवल नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा सकते हैं, कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। कह सकते हैं जितने भी कुचालक पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जा सकते हैं, इन कुचालक पदार्थों को हम फिजिक्स में यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ के नाम से जानेंगे। तो परावैद्युत पदार्थ मतलब होता है कुचालक पदार्थ। तो कुचालक पदार्थ का मतलब जैसे लकड़ी हो गई, कागज हो गया, मोम हो गया, एवोनाइट हो गया, तो ये जो होते हैं परावैद्युत पदार्थ होते हैं। तो मान लिया इन दोनों आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया, तो परावैद्युत पदार्थ क्या करेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की स्ट्रेंथ को कम कर देगा। इससे यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा लिखा जाएगा, यदि आवेशों के बीच क्या रखा हो, परावैद्युत पदार्थ रखा हो तथा परावैद्युत पदार्थ जो है, परावैद्युत पदार्थ या माध्यम का परावैद्युतांक, पदार्थ या माध्यम का परावैद्युतांक के हो तो फॉर्मूला बन जाएगा F इक्वल टू 1/, FM कर लेंगे, F मीन्स होता है माध्यम, 1/4 पाई Epsilon0 K Q1 Q2/R²। K को नीचे से लिखा गया है क्योंकि ये जो नियतांक होता है K, इसका जो K इसलिए नीचे रखा गया है क्योंकि इसकी उपस्थिति से जो वैद्युत बल है, वैद्युत बल निर्वात या वायु की अपेक्षा कम हो जाता है, इसलिए इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। वैद्युत बल परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए नीचे आ जाएगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा FM इक्वल टू 1/4 पाई Epsilon0 K Q1 Q2/R²। यहाँ पर K का मतलब होता है माध्यम या पदार्थ का परावैद्युतांक, माध्यम या पदार्थ का परावैद्युतांक K होता है। और परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, ये हमने बताया कि जो कुचालक पदार्थ होते हैं ये परावैद्युत पदार्थ कहलाए जाते हैं। परावैद्युत पदार्थ के लिए K का मान परावैद्युत पदार्थ मीन्स कुचालक, जो भी बताया मैं, लकड़ी, कागज, मोम, कुचालक के लिए K का मान जो होता है वो 1 से अधिक होगा, तथा धातुओं के लिए K का मान इनफाइनाइट मीन्स जो है अनंत होता है। ठीक है। अब यदि हम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करें तो देखा गया कि जो F बल था, F बल है समीकरण 1 से, और FM, इनके बीच यदि हम संबंध निकालें तो देखा गया F/FM, अगर इनको आपस में भाग करेंगे तो ये देखिए 1/4 पाई Epsilon0 कट जाएगा, Q1 Q2/R² भी कट जाएगा, तो F/FM इक्वल टू क्या आएगा, या हम कह सकते हैं FM इक्वल टू F/K। तो कह सकते हैं कि जो माध्यम के लिए वैद्युत बल होगा, किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए जो वैद्युत बल होगा उसका मान निर्वात के लिए वैद्युत बल की तुलना में कम होता है। और कितना कम होता है ये परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक के मान पर निर्भर करेगा। परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक K का मान जितना अधिक होगा, उस माध्यम के लिए वैद्युत बल का मान उतना ही कम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स को नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो फार्मूला है समीकरण 2 में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है
कि 1/4πε0 के, तो चूंकि इसको मैं एक साथ लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0 और के। एप्सिलॉन 0 क्या था? एप्सिलॉन 0 था निर्वात की विद्युतशीलता, और के क्या था? परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक होता है। तो यहाँ पर अब निर्वात तो रहने गया, माध्यम आ गया, तो इसको एक साथ लिखा जाएगा एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है एप्सिलॉन 0 के। एप्सिलॉन को लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0 के। तो समीकरण 2 में मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 में जो मान रखेंगे तो हमारा जो वैद्युत बल का फॉर्मूला आएगा 1/4π एप्सिलॉन हो जाएगा। अभी तक एप्सिलॉन 0 था, अब क्या होगा? एप्सिलॉन होगा Q1 Q2/r²। तो एप्सिलॉन क्या होगा? ये हो जाएगा परावैद्युत पदार्थ की वैद्युतशीलता, वेयर एप्सिलॉन की वैल्यू, एप्सिलॉन को लिखेंगे हम परावैद्युत पदार्थ या परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता। क्या कहेंगे? परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है। अब इस फॉर्मूले की सहायता से हम जो के है, जिसे बोलते हैं पदार्थ का परावैद्युतांक, इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखिए हमारे पास फॉर्मूला जो आया था एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 के, जिसमें एप्सिलॉन को क्या बोला गया? परावैद्युत माध्यम या परावैद्युत पदार्थ की वैद्युतशीलता, जिसमें एप्सिलॉन 0 क्या होता है? निर्वात की वैद्युतशीलता। तो देखिए जो हमारे पास के है, के का मान आएगा, चूंकि एप्सिलॉन इक्वल टू क्या था? एप्सिलॉन 0 के था, तो देन जो फॉर्मूला बनेगा के इक्वल टू एप्सिलॉन/एप्सिलॉन 0। इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक की परिभाषा। क्या परिभाषा होगी? एप्सिलॉन क्या है? परावैद्युत पदार्थ की विद्युतशीलता, परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता, तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युत का परावैद्युतांक के कहते हैं, या पदार्थ का परावैद्युतांक के कहते हैं। ठीक है। तो समझ में आएगी परिभाषा क्या होगी? माध्यम के परावैद्युतांक के की परिभाषा परावैद्युत एप्सिलॉन मतलब परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को पदार्थ या माध्यम का परावैद्युतांक के कहते हैं। क्योंकि ये जो है दोनों एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 0 क्या नियतांक है, इसलिए एक विमाहीन राशि होती है, इसका कोई मात्रक व विधि सूत्र नहीं होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर जो निर्वात की विद्युतशीलता है एप्सिलॉन 0 का मान, मात्रक व विधि सूत्र। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। निर्वात स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे निर्वात की वैद्युतशीलता का मान, मात्रक व विधि सूत्र। तो स्टूडेंट्स हमने अभी फॉर्मूले में बताया था वैद्युत बल के कि 1/4π एप्सिलॉन 0 का जो मान है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है।
अब इस फार्मूले से हम एप्सिलॉन 0 का अगर मान निकालेंगे तो आ जाएगा, देन एप्सिलॉन 0 इक्वल टू अगर करेंगे तो ये 9/10⁹ नीचे आ जाएगा, तो एप्सिलॉन 0 इक्वल टू आएगा 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹ अब यहाँ पर 4 पाई, तो पाई की वैल्यू हम 3.14 रखेंगे, तो ये जो मान आएगा एप्सिलॉन 0 का जो मान आएगा, ये मान आ जाता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया इसका मान। अब हम लोग इसका निकाल सकते हैं मात्रक और विनिमय सूत्र। एप्सिलॉन 0 का मात्रक निकालने के लिए देखिए फार्मूला होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r²। अतः एप्सिलॉन 0 का जो मात्रक होगा बराबर 1/4 पाई इंटू F इंटू Q1 Q2/r²। तो यह आ जाएगा मात्रक लिखेंगे आगे का मात्रक। तो यहाँ पर देखिए क्या मात्रक बनेगा, 4 पाई का तो मात्रक होता नहीं, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होगा। कूलाम चार्ज Q1 Q2 मात्रक होते हैं, कूलाम तो दोनों का मात्रक एक साथ लिख सकते हैं, कूलाम इंटू कूलाम। और आर दूरी है, दूरी मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन 0 का जो मात्रक बनेगा, ये मात्रक क्या आ जाएगा, कूलाम स्क्वायर, कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन 0 का मात्रक हो गया। अब इसका विनिमय सूत्र निकालेंगे, तो इसी फार्मूले से एप्सिलॉन 0 का विनिमय सूत्र बराबर 1/4 पाई इंटू F इंटू Q1 Q2/r² का विनिमय सूत्र। तो स्टूडेंट्स 4 पाई एक अंकित मान है, इसलिए इसका विनिमय सूत्र होगा नहीं। F का विनिमय सूत्र पता है सभी को, m/L/t-2। आवेश का विनिमय सूत्र AT इंटू AT, और दूरी का विनिमय r² होगा, दूरी का विनिमय सूत्र होगा L²। देखिए स्टूडेंट्स क्या हो सकता है विनिमय सूत्र इसका, m ऊपर जाएगा तो m-1 हो जाएगा, L 2 ये हो गए और एक ये L हो गया, तो L की पावर हो गई 3, ऊपर आएगी L की पावर -3। T जो है माइनस के 2 ऊपर आएंगे प्लस के 2, और 2 ऊपर हैं तो हो गया T की पावर 4 और A की पावर 2। तो ये इसका विनिमय सूत्र हो गया m की पावर -1 L -3 T की पावर 4 और A की पावर 2। अतः लिख सकते हैं, अतः m के S A पद्धति मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर लिख देंगे। पद्धति में एप्सिलॉन 0 का जो मात्रक बन जाएगा वो m से होगा किलोग्राम -1 मीटर -3 सेकेंड की पावर 4 और एम्पियर की पावर 2। ये इसका m के ऐसे पद्धति में मात्रक हो गया। अब हम लोग स्टूडेंट डिस्कस करेंगे कि जो कूलाम बल है या जो वैद्युत बल है, इसका वेक्टर रूप में हम किस प्रकार से इसका व्यंजक निकाल सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम लोग डिस्कस करेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो देखिए जब सदिश रूप में हम व्यक्त करेंगे वैद्युत बल या कूलाम के नियम को, तो वहाँ पर हमें परिमाण के साथ साथ में दिशा का भी ज्ञान होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 2 बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं। अब Q1 पर Q2 बल आरोपित करेगा तो F12 हो जाएगा। तो ये इसका परिमाण हो गया और इसका डायरेक्शन हो गया r⁻12, जो यूनिट वेक्टर है। 11 में पढ़ाया गया था क्लास 11 में कि जो
कैप वेक्टर होते हैं, कैप में जब लिखते हैं वेक्टर को तो ये इसके एकांक वेक्टर बोले जाते हैं और ये इसके दिशा या डायरेक्शन को दिखाते हैं। तो F12 वेक्टर का जो डायरेक्शन हो गया वो R कैप 12 हो गया। इसी प्रकार जब Q1 Q2 पर बल आरोपित करेगा, Q1 Q2 पर बल आरोपित करेगा तो इसका मान होगा F21 वेक्टर। अब इसका जो डायरेक्शन होगा इसी दिशा में जो बल यूनिट वेक्टर हो गया R कैप 21, ये इसका डायरेक्शन हो गया। तो पहले हम जो है जो यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर लिए गए हैं इनके मान देखते हैं किस प्रकार से निकाले जाएंगे। 11th में हम लोगों ने सीखा था कि ए वेक्टर इक्वल टू होता मॉड ए वेक्टर इंटू ए कैप। मॉड का मतलब हो गया ये इसके परिमाण दिखाएगा, इसलिए मॉड में लिखेंगे तो ए आ जाएगा, ए मीन्स परिमाण, और ये ए कैप हो गया। ए वेक्टर जब है तो ए वेक्टर में परिमाण और दिशा दोनों होगी। अब जब अलग लिखेंगे तो ए मॉड ए वेक्टर परिमाण हो गया और ए कैप केवल उसकी क्या हो गई, दिशा हो गई। तो इस प्रकार से ए कैप का जो मान निकलेगा यूनिट वेक्टर ए कैप इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर अपान मॉड ए वेक्टर या ए वेक्टर अपान ए। इसी प्रकार यदि हम निकालेंगे R21 कैप का मान तो देखिए R21 वेक्टर अगर होगा तो R21 वेक्टर होगा R21 मॉड R21 इंटू R21 कैप। देन इसको लिख सकते हैं R21 कैप अगर निकालना है यूनिट वेक्टर तो R21 वेक्टर अपान R21 इसके परिमाण को दिखाएगा। तो R21 क्या है, R21 है Q1 और Q2 के बीच की दूरी जिसको हम R भी कहते हैं। तो R21 वेक्टर अपान R भी इसे लिखा जा सकता है। इसी प्रकार अगर हम निकालें क्या, जैसे ये हो गया R21 का मतलब हो गया कि Q1 द्वारा Q2 पर जब बल लगाया जाएगा तो इसकी दिशा हो गई R21 कैप। इसी प्रकार से जब Q2 पर Q1 बल आरोपित Q1 पर Q2 बल आरोपित करेगा तो होगा R12 कैप। अब R12 कैप का मान इसी प्रकार से निकलेगा तो ये हो जाएगा R12 वेक्टर अपान R12। इसको लिख सकते हैं R12 को हम लिख सकते हैं R21 के बराबर। कैसे लिख सकते हैं R21 के बराबर? इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि दोनों के जो परिमाण हैं R12 और R21 दोनों के जो परिमाण हैं वो दोनों क्या हैं, R हैं। दोनों के परिमाण बराबर हैं, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं R12 को R21 के बराबर लिख सकते हैं। लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा। जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अपोजिट होगा, क्योंकि Q1 से Q2 के बीच की दूरी तो R रहेगी लेकिन उनके जो दिशाएं हैं वो क्या हो गई, बदल गई। इसलिए R12 का मान R21 के बराबर हो, R12 वेक्टर का मान R21 वेक्टर के बराबर होगा, लेकिन दिशाएं विपरीत हैं इसलिए माइनस का चिन्ह लगाया गया। अब देखिए R21 जो है R21 वेक्टर अपान R, इसको हम क्या लिख सकते हैं, R2 कैप लिख सकते हैं। तो इक्वल टू आ जाएगा माइनस या नीचे लिख सकते हैं, अतः R21 कैप इक्वल टू होगा R12 कैप के, लेकिन उनके डायरेक्शन क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। जो डायरेक्शन होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे, क्योंकि जो है यहाँ पर दिखाया गया है डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन दोनों के जो मान है वो क्या है, आ रही हैं। तो परिमाण चूंकि बराबर है, डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। अब हम देखते हैं कि बल कितना कितना लगाया, Q1 Q2 पर कितना बल लगाएगा। तो देखते हैं Q2 आवेश द्वारा Q1 पर आरोपित बल, आवेश पर आरोपित बल, Q1 आवेश पर आरोपित बल, आवेश पर आरोपित बल F। अब चूंकि Q2 जो है Q1 पर बल लगा रहा है, तो कौन बल लगा रहा है, Q2 किस पर लगा रहा है, Q1 पर। तो Q1 पर बल लग रहा है तो हो जाएगा F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये तो हो गया परिमाण। अब इसकी दिशा क्या है,
जब Q2 Q1 पर लगाएगा तो दिशा हो जाएगी R कैप 1 2, क्या हो जाएगी R कैप 1 2 इसकी दिशा हो जाएगी। ये हो गया समीकरण 1। इसी प्रकार Q1 द्वारा Q2 आवेश पर आरोपित बल F21 वेक्टर। अब क्या हो रहा है, Q1 आवेश जो है Q2 पर बल लगा रहा है, तो कौन लगा रहा है, Q1 Q2 पर बल लगा रहा है, हो गया F21 वेक्टर। तो इसका भी मान होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R²। परिमाण दोनों का बराबर है क्योंकि आवेश बराबर है, दूरी बराबर है, R² होगा। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा F21 का, F21 का डायरेक्शन क्या है, इस दिशा में कौन सा यूनिट वेक्टर है, R21 कैप। तो ये हो गया R21 कैप हो गया। बट अभी हमने सिद्ध किया था कि जो R21 है ये R21 R12 के बराबर है, लेकिन इनके डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, R21 की जगह पर लिख सकते हैं क्या, R12, या इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे R21 जो R12 बराबर है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि R12 कैप इक्वल टू माइनस R21 कैप। मतलब दोनों आपस में दिशाएं जो बराबर होंगे लेकिन इनके चिन्ह क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, R21 है, तो R21 की जो वैल्यू है वो क्या है, R21 की जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस R12 है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, माइनस में R12 लिख सकते हैं। तो F21 वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R², और ये हम R21 वेक्टर को लिख सकते हैं माइनस R12 कैप। जब ये माइनस लेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा। अब देखिए अगर समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लो, आपस में इनकी तुलना करें समीकरण 1 और 2 की, तो देखिए ये मान इस मान के बराबर हो गया। तो हम ये 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R² R12 कैप या फिर क्या लिख सकते हैं, F12 लिख सकते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर क्या आ जाएगा, F21। ये कौन सा बल है, F21। तो F21 का मान किसके बराबर आया, माइनस F12 के बराबर आ गया, क्योंकि यहाँ पर दोनों के मान तो पहले से ही बराबर हैं क्योंकि आवेश बराबर है, आवेश नहीं बदल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमें ये सिद्ध करना था कि दोनों मान बराबर हैं कि डायरेक्शन कैसा है। तो क्योंकि समान वेक्टर हैं, लाइक वेक्टर हैं, तो समान वेक्टर के लिए इनके डायरेक्शन जो होंगे एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। F12 वेक्टर का मान F21 वेक्टर के बराबर होगा, लेकिन इनकी दिशाएं क्या होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। इसलिए ये जो है न्यूटन के तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को भी का पालन करता है। तो कह सकते हैं कूलाम के नियम का जो सदिश रूप है वो न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम भी कहते हैं, उसका पूर्ण रूप से पालन करता है। तो ये हो गया न्यूटन के नियम का सदिश रूप का जो है महत्व भी बोला जाता है। तो महत्व यही है कि इसकी सहायता से हम न्यूटन के तृतीय नियम को भी सिद्ध कर सकते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को। तो उसका स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो कूलाम का नियम या कूलाम बल हम लोग पढ़ा है, वैद्युत बल, इसका महत्व क्या है। तो हम अपने डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में बहुत से बलों को देखते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, तो एक ग्रह जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो वहाँ पर जो बल कार्य करता है उसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल एक पदार्थिक कणों पर कार्य करता है और बहुत ही अधिक दूरी पर स्थित पिंडों पर ही कार्य करेगा। जो है यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं कूलाम के नियम से वैद्युत बल, तो वैद्युत बल देखा गया कि गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत प्रबल होता है और ये बहुत ही सूक्ष्म दूरी से लेकर बहुत बड़ी दूरियों तक भी कार्य करता है। जैसे परमाणु में इलेक्ट्रॉन, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और इनके चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के बीच जो नाभिकीय आकर्षण बल होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कार्य करते हैं,
गति करते हैं, तो यहाँ पर जो बल लग रहा है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति कर रहे हैं। क्योंकि नाभिक हमारा कैसा है, धनावेशित है और इलेक्ट्रॉन कैसे ऋणावेशित है, तो यहाँ पर धन और ऋण आवेशों के बीच जो कूलाम या वैद्युत बल लग रहा है, इसी वैद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर लगातार गति करते हैं। तो कह सकते हैं कूलाम बल बहुत ही सूक्ष्म दूरी, जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच की दूरी बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत कम होती है, तो बहुत सूक्ष्म दूरी से लेकर बहुत बड़ी दूरियों तक भी कार्य करता है। ये इसका जो है कूलाम के नियम का महत्व हो गया। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस किया कूलाम बल। अब अगले वीडियो में वैद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथी स्टूडेंट को शेयर करें। थैंक यू।